दोस्तों अगर आप लोगों को मैं बताऊं कि जियो, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल इन सब के जो रिचार्जेस प्लान्स है वो यहाँ पे सस्ते होने वाले, तो क्या आप मेरी बात पे बिलीव करोगे? वेल, टीआरएआई की तरफ से एक ऐसा मैंडेट आया है कि जहाँ पे सभी कंपनीज को शायद आगे चल के अपने रिचार्ज प्लान्स के अंदर कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं। अभी तक आप लोगों को पता है क्या होता है? ज्यादातर रिचार्ज जो हम कराते हैं उसके अंदर क्या होता है, डेटा के रिचार्ज होते हैं, यानी कि आपको कॉल और एसएमएस तो हम फ्री में दे देंगे, लेकिन आप मोबाइल डेटा का रिचार्ज कराओ, 1 जीबी पर डे हो गया, 2 जीबी पर डे हो गया, या फिर साल भर का रिचार्ज करा लो जिसके अंदर कुछ 24 जीबी आपको देखने को मिलता है। इस तरीके के रिचार्जेस बहुत पॉपुलर थे और इन्हीं के अंदर ही इंक्रीमेंट हुआ था प्राइस का। लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा कि अक्सर हम लोग डबल सिम रखते हैं और एक सिम के अंदर चलो हमने डेटा का बड़ा रिचार्ज करा लिया, लेकिन दूसरी सिम की भी जरूरत पड़ती है आज के समय में। और दूसरी सिम के लिए आपके लिए सिर्फ कॉल और एसएमएस के लिए, यानी कि हर मोबाइल फोन आज के समय में डबल सिम है। एक आपका प्राइमरी नंबर है, एक आपका सेकेंडरी नंबर है, और हो सकता है कि आपको सेकेंडरी नंबर के अंदर सिर्फ कॉल और एसएमएस की जरूरत हो कि कभी कोई ओटीपी आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है, कभी इमरजेंसी में कॉल लगाना पड़ा तो चला लिया। बस इस काम के लिए लोग सेकेंडरी सिम रखते हैं, और दो बड़े बड़े रिचार्ज कराना कई साल लोग के लिए प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। और टीआरएआई ने यही बोला, पुराने वॉइस और टेक्स्ट मैसेज वाले रिचार्जेस प्लान्स थे, ऐसे अफोर्डेबल प्लान्स को वापस इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि जो लोग हैं वो यहाँ पे ज्यादा महंगे रिचार्जेस को अफोर्ड नहीं कर सकते सब लोग। इस वजह से एक प्राइस के अंदर एक रिडक्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि बोला गया कि स्पेशल टैरिफ वाउचर्स होंगे जिनकी वैलिडिटी तकरीबन 365 डेज तक हो सकती है, और इसके साथ ही थोड़े लोअर प्राइस पॉइंट पर रहेंगे, और इनसे बेनिफिट होगा उन मोबाइल फोन्स को जो लोग आज के समय में फीचर फोन चलाते हैं। कई सारे एल्डरली अपने बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, ज्यादा स्मार्टफोन वो यूज करते नहीं, कॉलिंग के लिए यूज करते हैं वहां पे। और रूरल इंडिया में कई सारे लोग ऐसे जिनको डेटा की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन नॉर्मल कॉलिंग के लिए, कनेक्टिविटी के लिए चाहिए, और खास तौर पे स्टूडेंट्स वगैरह के लिए कि यार मोबाइल फोन में डेटा है, इंटरनेट है, तो माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस रहेगी और जितना उन्हें जरूरत है अगर उतना ही वो यहाँ पे यूज करेंगे, ये चीज बहुत अच्छी है। ऐसा जियो ने अपने जियो फोन के रिचार्ज प्लान के साथ भी कुछ ऐसी चीज इंट्रोड्यूस करी थी। लेकिन हाँ, अगर इस तरीके के रिचार्ज प्लान सभी के लिए अगर ओपन होते हैं और एक अफोर्डेबल रेट में प्लान आता है तो एक बहुत अच्छी चीज है। हालांकि नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है इन कंपनीज के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे सारी कंपनीज ने जो बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है, 5G का जो स्पेक्ट्रम खरीदा है, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, यहाँ पे ये लोग किस तरीके से काम करते हैं वो है। क्योंकि इन सब कंपनीज के लिए आज के समय प्रॉब्लम होती है ARPU की, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। एक यूजर से जो पैसा आता है वो काफी हद तक इतना तेजी से इंक्रीज नहीं हो पा रहा, और कंपनीज लगातार यहाँ पे जो लॉस होता है मोबाइल फोन सब्सक्राइबर्स का वो भी लूज कर रही है। इस वजह से यहाँ पर एक इम्पैक्ट आपको देखने को पड़ सकता है। अब देखने वाली बात है क्या जो इम्पैक्ट होता है रिचार्जेस प्लान का वो क्या रहता है, और मोबाइल फोन इंडस्ट्री पे किसका क्या इम्पैक्ट होता है, और जो सब्सक्राइबर बेस जो कंपनीज लूज कर रही है लगातार इतने लंबे समय से, और BSNL जो लगातार गेन कर रही है, तो इसका आगे चल के इम्पैक्ट क्या पड़ता है, और कहीं ना कहीं इसका मोबाइल फोन की सेल्स पर भी एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है। देखने वाली बात है यहाँ पर किस तरीके से और क्या चीजें इवॉल्व होती है। इसके साथ ही एक और इंटरेस्टिंग न्यूज है, वो है स्मार्ट वॉच सेगमेंट से रिलेटेड। तब स्मार्ट वॉचेस के बारे में आपको पता है पिछले एक साल से स्मार्ट वॉच वाले सेगमेंट की हालत ही ज्यादा खास नहीं है। एक रिपोर्ट बताता हूँ, तकरीबन पिछले साल तक 17 मिलियन स्मार्ट वॉचेस बिक रही थी, लेकिन इस साल ये आंकड़ा लगभग 50% से रिड्यूस होकर 8.5 मिलियन हो गया। यानी कि इंडिया के अंदर स्मार्ट वॉचेस की डिमांड एकदम से यहाँ पे ड्रास्टिकली नीचे गिर गई। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? देखो, सिंपल सी बात है कि एक जमाने में 500, 1000, 1500, 2000 रुपए की बहुत सारी स्मार्ट वॉचेस थी, और आज भी मिलती है, लेकिन लोगों ने वो ट्राई करके देख ली। और सच बात है कि 1000-1500 की वॉच में कोई क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलती, आएगी 4 दिन चलेगी, खराब हो जाएगी। और कई बड़ी बड़ी कंपनीज इसी तरीके के ऊपर चल रही थी कि यार हर महीने कुछ ना कुछ नई वॉच लाते रहो, लोगों को दिखाते रहो, और माल उनका बिकता रहेगा। लेकिन अब लोग भी थोड़े समझदार हो गए, उन्हें पता चल गया कि यार सस्ती क्वालिटी के पीछे नहीं जाना, थोड़ी महंगी, थोड़ी प्रीमियम वॉच लेंगे और उसे लंबे समय तक चलाएंगे। और हर किसी को स्मार्ट वॉच की सच में जरूरत है नहीं। कई सारे लोग आज भी इंडिया में ऐसे जो नॉर्मल कांटे वाली घड़ी होती है ना, उसे यहाँ पे चलाते हैं। लेकिन एक बात ये कि यहाँ पे इंडिया के जो स्मार्ट वॉच वाला सेगमेंट है, वहां पर एक चीज होने वाली है कि प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड आएगा, जहां पे लोग अच्छी क्वालिटी की ड्यूरेबल वॉचेस लेंगे जो एक्यूरेट हो, और उसके अंदर आपको तगड़ी क्वालिटी, फीचर, आफ्टर सेल सर्विस सब कुछ देखने को मिले। भले ही थोड़ा सा ज्यादा पैसे देने पड़े, 5000 के साथ साथ आपको 6-7 हजार रुपए भी देने पड़े, या फिर 10,000 भी देने पड़े, लेकिन कई सारे लोग होंगे जो उस वॉचेस के ऊपर मूव करेंगे। और कई सारी कंपनीज है ऐसी जो इन वॉचेस को लेकर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारेंगी। ये चीज होने वाली है। हालांकि जितनी भी पुअर क्वालिटी की स्मार्ट वॉचेस हैं वो मार्केट से आने वाले समय में गायब होंगी। ये बात आप जरूर से यहाँ पे ध्यान रखना। इसके साथ ही बात करें तो नथिंग कंपनी से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। आप लोगों को पता है कि नथिंग का इस साल हमें फोन 3 देखने को नहीं मिला, लेकिन सरप्राइजिंग चीज है कि अगले साल के फोन 3 के लीक से पहले फोन 3A के लीक्स आने लगे, जिसके अंदर इसका कोड नेम भी लीक हो गया। फोन 3A का कोड नेम होगा यहाँ पे एस्टेरॉइड, और 3A प्लस का कोड नेम होगा एस्टेरॉइड प्लस। यहाँ तक कि जो CMF फोन 2 होगा उसके बारे में भी पता चला है, इसका कोड नेम होगा गलागा। अब एक सिंपल सी बात है कि यहाँ पे सबसे पहले तो बात करते हैं कि इनके अंदर
अंदर क्या स्पेसिफिकेशन जो लीक होकर आई वो मैं बता रहा हूँ, कोई कंफर्मेशन नहीं है। और आने वाले मार्च और अप्रैल के अराउंड इनका जो लॉन्च होता है वो आप इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये दोनों ही जो फोन होंगे नथिंग फोन 3A 3 प्लस 7S Gen 3 वाले प्रोसेसर के साथ चलेंगे, जो हाल ही में Redmi Note 14 Pro Plus में आया था। और ये प्रोसेसर एक लेवल नीचे होगा स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 से, जो ऑलरेडी आपको कई सारे फोन्स में मिल रहा है। इसके साथ यहाँ पे क्लेम किया गया कि यहाँ पे टेलीफोटो जूम लेंस डाला जाएगा फोन 3A में, और फोन 3A प्लस में पेरिस्कोप जूम लेंस होगा। अब ये चीज मुझे बहुत अजीब लगती है। इस सेगमेंट में ज्यादातर कंपनीज टेलीफोटो जूम लेंस को अवॉइड करती हैं, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चीज आ सकती है। और प्रोसेसर मेरे को लगा कि उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन नथिंग वाले स्ट्रेटजी लग रहा है कि 2025 के लिए कुछ अलग ही है। ये चीज मैं आपको बता सकता हूँ। और आप सोचेंगे कि रियलमी ने भी टेलीफोटो जूम लेंस इन सब के ऊपर फोकस किया था, और शायद नथिंग भी इनके ऊपर फोकस कर रही है। इसके साथ ही CMF फोन 2 का वो कोई टेलीफोटो जूम लेंस के साथ नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी क्वालिटी का अल्ट्रा वाइड एंगल दे दे, और हाँ उसमें कोई मीडियाटेक का चिपसेट होगा। अब ये फोन जो रहेंगे इनके साल भर में लॉन्च होंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मेरे को लगी वो ये कि इन फोन्स के साथ साथ फोन 3 का कोई लीक नहीं है, क्योंकि नथिंग फोन 2 लास्ट फ्लैगशिप फोन था जो 8 प्लस Gen 1 जैसे प्रोसेसर पे आता। अब देखने वाली बात है नथिंग फोन 3 किस प्रोसेसर के साथ आता है, क्या स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ आएगा, किसके साथ आएगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि फोन 3 के दर्शन हमें शायद पहले जल्दी देखने को मिले। इसके साथ ही बात करें तो रियलमी से रिलेटेड न्यूज है कि रियलमी अपनी 14 प्रो सीरीज के अंदर 42 डिग्री का क्वाड कर्व डिस्प्ले लाने वाली है। अब देखा तो रियलमी ने यहाँ पे 10 प्रो प्लस के साथ एक ट्रेंड शुरू किया था कर्व डिस्प्ले लाने का, जिसको हर एक कंपनी ने फॉलो किया। अब रियलमी यहाँ पे क्वाड कर्व डिस्प्ले को भी ला रही है, जो कि एक इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम से जुड़ी है। सबसे पहली प्रॉब्लम यार क्वाड डिस्प्ले वाला जो कंसेप्ट है ना यार, ये इतना ज्यादा टेक ऑफ प्रीमियम में नहीं किया। जहां पे अगर आप देखेंगे तो महंगे फोन के अंदर धीरे धीरे फ्लैट डिस्प्ले आता जा रहा है, लेकिन जो बजट और मिड रेंज फोन होते हैं वहां पे कर्व डिस्प्ले अपनी जगह बना रहा है। हालांकि बजट में कहूंगा 20,000 रुपए के आसपास के फोन, ऐसे कई सारे फोन है, लेकिन कर्व डिस्प्ले के साथ दिक्कत ये है कि इवन क्वाड कर्व के साथ भी दिक्कत है कि अगर ये गिरता है नीचे तो यहाँ पे डिस्प्ले के डैमेज होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, और एक्सीडेंशियल टचेस भी आ जाते हैं लोगों को, और कई बार गलत एंगल से पकड़ने पर भी दिक्कत आती है। और अगली प्रॉब्लम होती है यार इस पे स्क्रीन गार्ड कैसे लगाएंगे। हालांकि कंपनी वालों को कुछ ना कुछ नया करना है, और कंपनी वालों के पास ज्यादा चीजें बची नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ इधर उधर से चीजें हटा के ये अपने फोन को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने वाले हैं। अब 10 प्रो प्लस के साथ क्या हुआ था कि इनका कर्व डिस्प्ले वाला कंसेप्ट चल गया, फिर 11 प्रो 12 प्रो सीरीज 13 प्रो सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू रहा। अब 14 प्रो में क्वाड कर्व डिस्प्ले को लेकर आ रहे हैं, जिस कारण से क्वाड कर्व दिखा दिखा के ही अपने मोबाइल फोन को थोड़ा और ज्यादा बेचेंगे। लेकिन इन द एंड ऑफ द डे यहाँ पे फोन का एक अच्छा होना जरूरी है। अगर आपका फोन अगर सारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है तो ये एक बेटर चीज होगी। और हालांकि मार्केट में मैं एक और शिफ्ट यहाँ पे देख रहा हूँ, कई सारे लोग की डिमांड अब यहाँ पे आ रही है कि यार कर्व डिस्प्ले छोड़ो यार, हमें सिंपल फ्लैट डिस्प्ले दो, इसमें नॉर्मल हम अपना टेम्पर्ड ग्लास लगा के चलाएंगे। कर्व डिस्प्ले के साथ देखा तो देखने सुनने में चीज अच्छी लगती है, लेकिन प्रॉब्लम और झंझट बहुत ज्यादा है, और टूटता तो रिपेयरेबिलिटी का खर्चा भी ज्यादा है। आने वाले समय में कि कंपनियां फ्लैट डिस्प्ले के पीछे वापस जाएंगी या फिर क्वाड कर्व या फिर कर्व डिस्प्ले के पीछे ही चलती रहेंगी। इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग न्यूज है सैमसंग से रिलेटेड या फिर फोल्डेबल मार्केट से रिलेटेड। अब कहा जा रहा है कि सैमसंग का जो Z Fold 7 Z Flip 7 आएंगे, इसके लिए सैमसंग ने ऑलरेडी जो यूनिट होती है, जो प्रोडक्शन होता है वो कट बैक कर दिया। खास तौर पे Z Flip 7 के लिए 3 मिलियन यूनिट प्रोड्यूस करेंगे और Z Fold 7 के लिए सिर्फ 2 मिलियन। ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक नंबर है, क्योंकि मार्केट देखा तो फोल्डेबल के हिसाब से इतना ज्यादा राइज किया नहीं जितना ज्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये छोटी सी हवा थी, आई और चली गई। इसके बाद ये कभी भी रेगुलर और मेन स्ट्रीम फोन को रिप्लेस नहीं करेगी। अब इसके लिए प्रॉब्लम इनका प्राइस पॉइंट नहीं है, लोगों के मन में अभी भी है कि ड्यूरेबल है, टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव है, और इतना ज्यादा उन्हें यूजफुल लगता नहीं है जितना रेगुलर फोन लगता है। इस वजह से फोल्डेबल एक नीश मार्केट रह गया, और इसी नीश मार्केट को हर एक कंपनी कैटेगरी करती है, और इसकी जगह हर एक कंपनी की प्रायोरिटी यहाँ पर ये है कि वो लोग अपने जो रेगुलर फोन्स होते हैं उनके ऊपर फोकस करो, जो अल्ट्रा लेवल के जो नए फोन्स आ रहे हैं उनके अंदर सारी की टेक्नोलॉजी डाल कर दे, तो वो एक बेटर चीज है। फोल्डेबल जो टेक्नोलॉजी रहती है ना, वो शायद आने वाले समय में मार्केट में इतना जल्दी यहाँ पर प्राइस यहाँ पे ना कर पाए जितना तेजी से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि लगभग 5 साल हो गए एक फ्यूचर वाली चीज आई थी, अभी भी मेन स्ट्रीम कंज्यूमर के हाथ तक ये चीज अच्छे तरीके से नहीं आ पाई है, आज भी बहुत दूर की चीज लगती है। देखते हैं आने वाले समय में फोल्डेबल के साथ क्या रहता है, क्या ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व करके हर एक इंसान के पास जाती है कि नहीं जाती, देखते हैं। बाय द वे आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे सुनता हूं अपने अगले पॉडकास्ट के अंदर। गुड बाय।